हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड अपना। हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क देख रहे थे किताब एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। तो चैप्टर थर्ड हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसमें हम बेसिकली इंडियन इलेक्शन प्रोसेस और डिफरेंट इलेक्शन टाइप्स जो है उसके बारे में बात करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज इस चैप्टर में जो हम देखेंगे, चैप्टर थर्ड में टोटल क्या क्या है उसको हम एक बार देख ले। तो आज हम पहला पार्ट है इसमें, इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा है बेसिकली। 4 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे आज इलेक्शन और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या बेसिकली अंतर होता है, कुछ मेन मेन पॉइंट्स हम देखेंगे। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या मेन मेथड है उसमें, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन जो है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम देखेंगे कि क्या है, बेसिकली इलेक्शन मेथड क्या होते हैं, इलेक्शन क्या होता है। तो उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूं आपको, उसमें हम देखेंगे पार्ट टू में ये जो दो इलेक्शन सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके क्या इश्यूज हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, टेबुलर कॉलम में बेसिकली हम देखेंगे डिफरेंसेस, ताकि आपको उसको लिख पाए। और इंडिया ने क्यों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसको हम देखेंगे, क्या रीजन थे जो हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जनरल इलेक्शन में हमने अडॉप्ट नहीं किया है। उसके अगले वीडियो लेक्चर में तीसरा वीडियो लेक्चर जो होगा, उसमें हम डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होता है, जो कंस्टिट्यूएंसी बनाने का, डिलिमिटेशन करने का, उसको हम डिटेल में देखेंगे। क्या क्या कमीशन जो है, डिलिमिटेशन कमीशन, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब हुआ है भारत में, लास्ट कब हुआ है, उसके पहले कब हुआ है। और कंस्टिट्यूएंसी होती है उसको रिजर्वेशन किया जाता है एस सी एस टी के लिए। तो वो रिजर्वेशन का मेथड कैसे है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को हमें रिजर्व करना है, तो ये सब हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है। अब आपने बहुत बार सुना होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है और इसका ये कैसे जो है इंडिया में हम अचीव करते हैं, हमारे संविधान ने इस चीज़ को कैसे अचीव किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत बार सवाल भी आते हैं इसके ऊपर में। तो क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं और क्या क्या होने चाहिए, वो हम इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये हम पहला पार्ट इस वीडियो का कर रहे हैं, पहले चैप्टर का। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, तो अगर देखा जाए तो किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो एक बड़ा अगर पॉपुलेशन, जैसे इंडिया का है, पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा है, बड़ी कंट्री है, तो हर नागरिक डिसीजन मेकिंग में, छोटे मोटे कानून में या किसी भी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है कि हम हर आदमी से उसका व्यू ले सके। इसीलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप एमपी एमएलए जैसे हम इलेक्ट करते हैं। लोकल लेवल पर हम कहें तो वार्ड सांसद, हम वार्ड मेंबर को इलेक्ट करते हैं म्यूनसिपल लेवल पर। तो ये हमारे बदले डिसीजन लेते हैं। तो इलेक्शन जो है बेसिकली मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो सबसे विजिबल जो है, आप कहें जैसे कि आपने यूएसए का इलेक्शन देखा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको लोग देखते हैं। क्या किसी भी देश का, रूस का इलेक्शन हो आपका, या इंडिया में जो इलेक्शन होता है, तो आप देखते हैं ऑल ओवर द ग्लोबल मीडिया जो उसको कवर करता है, तो एक विजिबल फेस है कि कैसे वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। वो दिखाता है कि वहाँ की डेमोक्रेसी कितनी जिंदा है, कितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शन। जैसे हमारा संविधान भी जो है वो बेसिक रूल जो है संविधान में ही लिखा रहता है, ताकि जो आगे वाली सरकार है उसको मैनिपुलेट नहीं करे, उसको छेड़छाड़ नहीं करे उससे। और बाकी जो कानून है वो छोड़ दिया जाता है कि आप जो बाकी जो उसका प्रोसीजर है वो आगे वाली सरकार जो आएगी वो उसको बनाएगी। तो ये डिफरेंस होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन से अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन में। अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि अनडेमोक्रेटिक कंट्री में, कि वो जो है वहाँ की सरकार, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं रहता है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं ज़्यादा लिखा आता है। वहाँ की सरकार जो उस समय जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, और उसमें जो है ऐसे कंडक्ट करवाती है ताकि जो वो खुद फिर से सत्ता में आ जाए वही पार्टी।
तो ये डिफरेंसेस है अनडेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। अगर हम और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो डेमोक्रेसी, वैसी कंट्री वैसी डेमोक्रेसी जहाँ पे सिटीजन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप ध्यान, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि अ, हर कोई भी डिसीजन मेकिंग है, डे टू डे डिसीजन मेकिंग, उसमें जो है सिटीजन अपना व्यू देंगे, वो अपना डिसाइड करेंगे हर चीज को। तो ये जो बेसिकली छोटे जो कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहाँ पे ये पॉसिबल हो पाता है। बड़ी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में केस में अगर हम देखें तो 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ की जनता जो है उसके उसका व्यू ले पाना हर चीज में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ, कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें दो चार मेथड, चार बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हैं: इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे डिटेल में। और अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, तो बेसिकली स्विट्जरलैंड, अभी के समय में स्विट्जरलैंड में म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पर, कैंटन लेवल पर, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही इम्प्लीमेंटेड है। इंडिया की अगर बात करूँ तो विलेज पंचायत जो है, विलेज लेवल पर पंचायत जो होता है, उसमें आप कह सकते हैं कि वो भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। बट कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक जो ग्राम सभा है उसमें ग्राम के सभी लोग आते हैं। तो वो एक तरह से कुछ पार्ट जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, आप उसको देख सकते हैं। बट उसे भी अगर आप सही टर्म में कहा जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे हमने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, लैक्स एंड करोड़ सब, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसको ले पाना। तो इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कि लोग जो वहाँ के सिटीजन जो है, नागरिक, वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू में। इलेक्शन के थ्रू अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होता है गवर्निंग में। जैसे कि हमारे यहाँ हम एमपीज को चुनते हैं, एमएलएज को चुनते हैं लोकल लेवल पे, वार्ड वार्ड मेंबर्स को चुनते हैं। तो ये इलेक्शन जो होता है आपका विलेज लेवल पे भी हम चुनते हैं इलेक्शन में। तो ये जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारे बदले डिसीजन लेते हैं, एक तरह से आप कर सकते हैं, और कंट्री को गवर्न करते हैं। तो सिटीजन जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ये डिसीजंस आर मेड क्विकर एंड मोर इफेक्टिव एंड सिंप्लीफाइड वे। तो इस तरह से जो डिसीजन है जल्दी लिया जा सकता है, क्योंकि ये लिमिटेड है। अगर एमपीज की बात करें तो 545 का सीट्स है पार्लियामेंट में, इस तरह से। तो एमएलए अलग अलग राज्य में है, तो वो जो है डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाता है, आसान तरीके से वो लिया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट की जो मैं बात कर रहा था, डेमोक्रेसी की चार इंस्ट्रूमेंट्स है। इनिशिएटिव मतलब क्या है कि लोग जो यहाँ प्रपोज करेंगे बिल को, तो वहाँ के सिटीजन जो है, नागरिक जो है, वो एक बिल को प्रपोज करेंगे, भाई हमें इस चीज पर एक बिल चाहिए। वो बिल का हो सकता है ड्राफ्ट भी वो अब तैयार करके भेजे। तो लोग वहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं बिल का, तो इसे कहते हैं इनिशिएटिव। रेफरेंडम क्या हुआ, कोई बिल जो आया है लेजिस्लेचर में, वहाँ पे जो पार्लियामेंट एक तरह से कह सकते हैं, जो बिल आया है उसको फिर लोगों तक रेफर किया जाता है कि भाई आप अपने वोट करें, आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, या क्या उस पर आपको चेंजेस चाहिए। तो वो रेफरेंडम हो गया। जैसे कि रेफरेंडम में आप कह सकते हैं कि एक तरह से कहीं से रेफर लेना, कहीं पे सर्वे कराना एक तरह से। तो आप सर्वे कर सकते हैं कि आपने कराया, उसमें लोगों का व्यू लिया, ओपिनियन ओपिनियन सर्वे जो कर सकते हैं आप, कि भाई आपका क्या व्यू है इस बिल पर, वो आप बताएं। रिकॉल रिकॉल मतलब होता है कि जैसे कि अगर किसी को आपने चुना है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी कुछ लोग जो चुन के आते हैं, जो लेजिस्लेशन में बैठेंगे, तो उनको रिमूव करने का, कि अगर अब सिटीजन को लगता है कि नहीं ये ठीक से काम नहीं कर रहा, अपने रूल के रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिकॉल करने का, कि नहीं इसको हटाया जाए पद से बिफोर टर्म। टर्म खत्म होने के पहले, जो टर्म है उसके खत्म होने के पहले आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसे कहा जाता है राइट टू रिकॉल। इंडिया में भी बहुत बार चर्चा हुई कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें, बट अभी जो है इम्प्लीमेंटेड नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या है कि टर्म खत्म होने के बाद ही, टर्म खत्म होने पर ही उसको आप री इलेक्ट ना करें जैसा भी, बट उसके पहले हटाने का सिटीजन के पास एक तरह से पावर नहीं है। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मतलब कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, जैसे कि मैं लैंड डिस्प्यूट अगर तय करना है, बाउंड्री डिस्प्यूट तय करना है, तो उसमें लोगों का ओपिनियन लेना, इसे कहते हैं प्लेबिसाइट। कि भाई ये बाउंड्री जो है यहाँ से हटा के हम इसको हटाना चाहते हैं, बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं, या कुछ लैंड नेबरिंग कंट्री को देना चाहते हैं, उस केस में। तो अब इलेक्शन सिस्टम की बात करें हम, तो इंडिया में की बात करें तो इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है। ये यहाँ पे एमपी को चुनना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लोग गवर्न करेंगे। द हार्ट ऑफ द सिस्टम
इज ए कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पे है कि रेगुलर 5 साल में आपको इलेक्शन कराना ही है जो कि फ्री और फेयर हो। फ्री मतलब कोई उसमें दबाव नहीं हो, फेयर कोई ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी ना उसको छेड़छाड़ ना कर पाए, रिजल्ट को छेड़छाड़ नहीं कर पाए। तो ये रेगुलर, इससे बहुत बार देखते हैं पहले भी हो जाता है, अगर सरकार गिर जाती है तो पहले भी इलेक्शन होते हैं। तो 5 साल में रेगुलर बेसिस पर आपको इलेक्शन कराना है। दीज इलेक्शन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, मेंबरशिप ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट असेंबली और जो आपके ये ना काउंसिल हो गया, यूनियन टेरिटरी एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड प्रेसिडेंसी एंड वाइस प्रेसिडेंसी। तो सभी लेवल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। अगर आप कहें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। स्टेट असेंबलीज का जो है इलेक्शन डायरेक्ट होता है। लोकसभा का इलेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लोकसभा और असेंबलीज जो है हम आगे के में देखेंगे, इसको भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। काउंसिल, ये राज्यसभा और आपका जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर स्टेट में नहीं है, जिस स्टेट में है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एक तरह से बहुत सारी सीटों पे। और उसके बाद प्रेसिडेंट और इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मेरा कहने का मतलब है कि सिटीजन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि जो एमपी एमएलए है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको भी हम देखेंगे इंडायरेक्ट इलेक्शन को भी। तो डिफरेंट वेज है इलेक्शन कराने का, उसको वोट और इलेक्शन कराने का भी, वोट काउंट करने का भी अलग अलग मेथड है। तो जो 2 मेथड है बेसिकली वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये और इसको हम आगे के वीडियो में लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों क्या है, इसमें क्या क्या इशू है। और इसके भी और भी टाइप है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी टाइप है, लिस्ट सिस्टम है, तो और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। तो इसको हम देखेंगे आखिरकार ये क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगला पार्ट हम इसको करेंगे जिसमें हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और बाकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू फ्रेंड्स।